एक और चीज़ थी जो 9 नवंबर वो कह रहे थे, 9 नवंबर तो हम पी गए थे, 9 नवंबर तो हम जो है ना वो इग्नोर करके बैठे थे। हमने कहा अगर इतने साल से नहीं मनाई 9 नवंबर तो इस दफ़ा हमने ऐसा क्या कमाल कर लेना है। तो 9 नवंबर तो हम पी गए थे, लेकिन अब मामला पीने वाला नहीं है, थोड़ा सा ख़तरनाक सा है। साल पहले भी ऐसा हुआ था, इन्होंने ऑफ़ कराने की कोशिश की थी, हमने क्लासें करने की कोशिश की थी, पुलिस आ गई थी। तो वो उसमें हम फिर यही देख रहे थे कि हसासियत कितनी है, किस तरह से है। तो कल 9 नवंबर के हिसाब से भी ये लोग वो कर रहे हैं कि जी 9 नवंबर पब्लिक हॉलीडे है, चलो हम तो 5 फरवरी पे भी क्लास कर लेते हैं, 14 अगस्त पे भी क्लास कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा मामला है 4 दिन के लिए प्रॉपर बंद होना, मार्केट्स का पीयू बंद हो गया है। फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से 2 ने अनाउंस कर दिया ऑफ का, तो अब जो है ना वो मामला थोड़ा सा हसास हो जाता है। पैक ने अनाउंस कर दिया है, राइज ने भी 1 दिन का अनाउंस किया है, ठीक है। स्कैंस की ब्लू बिल्डिंग ऑफ है, मतलब जो हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो अभी हम अभी शाम इस क्लास के बाद कमेटी बना के बैठेंगे और इसको रीअसेस करेंगे। अगर तो मसला हेल्थ सेफ्टी और इस तरह का है तो फिर हम इमोशनल हो जाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा, हाँ आप लोग तो बिल्कुल जो है ना बहुत शदीद परेशान है, इतनी स्मॉग है आप लोग जो है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ज़रा ज़्यादा सख्त है, मतलब ये नोटिफिकेशन ना काफ़ी तेज़ी से उन्होंने सोशल मीडिया पे भी चलाया है और जगह जगह उसको जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उसके ऊपर भी दे रहे हैं, तो इसमें हसासियत थोड़ी सी लग रही है। तो हम एक दफ़ा देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो 1 दिन ऑफ करके ज़रा असेस कर लेंगे। उस 1 दिन में हम लोगों तक ऑनलाइन पहुँच जाएंगे। मतलब ऑफ़ भी हो तो ऑफ़ तो फिज़िकल निकलने का ऑफ़ हो ना, आपकी सेहत के लिए ऑफ़ हो। हाँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम स्मोक की वजह से पक्के पक्के ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाए। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि हम 4 दिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जुमेरात से लेके संडे तक सब बिल्कुल बंद कर दें। पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऑफ़ है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ़ है, कुछ इस तरह से स्कूल्स को ऑफ़ दे दिया गया है। तो इसलिए ना वो अभी मैं बस वो क्लास से बाहर वही मसले डिस्कस हो रहे थे कि क्या करें। तो अब हमने डे एंड पे बैठ के एक फ़ैसला करना है कि बच्चों की सलामती ज़्यादा अजीज़ है या बच्चों को पढ़ाने का जज्बा ज़्यादा अजीज़ है। हाँ, इस वक्त तो सलामती जो है ना आप लोगों को एवं अचानक से लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ सर स्मॉग, मैं तो 5 दिन से बीमार हूँ स्मॉग की वजह से। तो बहरहाल इसलिए ना आज एक कागज़ ख़ास तौर पे आप लोगों के पास सर्कुलेट करेगा, उसमें अपने नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में कुछ अनएनरोल्ड स्टूडेंट्स भी हैं। मकसद आपको ढूंढना और पकड़ना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि अगर अचानक से हमें कोई नोटिफाई करना पड़े और आप रजिस्टर्ड ना हो, सिस्टम में ना हो, तो आप तक खबर ना पहुँची हो तो वो ख़राब हो जाएगा। नंबर्स मौजूद होंगे तो हम आपको नंबर पर रीच आउट करके बता देंगे कि कल का हमारा क्या मामला बना। डन, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैं ज़रा मोबाइल को दोबारा साइलेंट कर दूँ, मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ था, मैं 2-3 कॉलेज से रब्ता कर रहा था। CFE भी गालबन ऑफ होने वाला है, तो वो 2-3 कॉलेजेस का इस तरह से है और कुछ कॉलेज तजर्बा करेंगे। हम शायद कल का तजर्बा करें या देखते हैं कितना मज़ा है। नया नया कॉलेज शुरू हुआ वो और बंद हो जाए। भाई ये न्यू कैंपस जो है ना, ये न्यू कैंपस पीछे है, सामने बंद कर दें हम कहें जी SBI बंद है, पीछे कोई आएगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगेगा। हाँ नहीं, असल में ऑफ़ करने का ये मतलब नहीं होगा कि पढ़ाई ऑफ़ हो जाए। पढ़ाई तो कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो लाइव रिले हो रही हैं वो लाइव रिले होंगी, जो इस तरह की फॉर्म में है उसमें हो सकता है आप लोग यहाँ मौजूद ना हो, गवर्नमेंट छापे लगा रही हो, लेकिन 1-2 बंदों को बिल्डिंग में घुसना तो अलाउ कर देंगे। ये तो सामने से देख के लगता है घर है, तो हम कहेंगे जी बच्चे ऑफ हैं, टीचर तो यहाँ रहते हैं, तो ये क्या कि अंदर आ जाएंगे, अंदर इस कमरे में आके इसी तरह से घूम फिर के अदाकारी करेंगे, कैमरे वाले भाई हमें रिकॉर्ड करेंगे और आपको हम भेज देंगे। चलें खैर, ये भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन अपने नंबर ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हम फिर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है तो हम आपसे रब्ता करके आपको बता सकें कि क्या बात बनी। कल हमने कुछ बहुत ही फालतू बातें पढ़ी एंड के करीब, और शुरू में हमने कंपनी के पूरा प्रोसेस समझा था कि चंद लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, वो पैसे इकट्ठे करके वो एक सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप को हम कहते हैं कंपनी। वो एक वर्चुअल सेटअप होता है, वो एक इंसान नहीं होता, इन सब के पैसों से चल रहा होता है। मैनेजमेंट अलग होती है, इन्वेस्टर अलग होते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की वजह से डिविडेंड लेते हैं और जो काम कर रहे होते हैं डायरेक्टर बन के वो सैलरीज ले रहे होते हैं। दिस कैन हैपन कि इन्वेस्टर्स में से भी डायरेक्टर हो सकते हैं, अलग लोग भी। फिर 3 फीचर्स की हमने बात की थी।
कल जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई थी उस डायग्राम से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम उन फीचर्स की तरफ आते हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है सबको? 3 फीचर्स, एक फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या ये बात समझ आती है? इसमें कहीं भी लिखी हुई कोई डिस्क्रिप्शन आपको अगर परेशान कर रही हो, क्या है कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, क्या है? क्या है ये? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक अलग वजूद है, कंपनी एक अलग इंसान है। कंपनी अपने नाम पे ज़मीन खरीदेगी, कंपनी अपने टैक्स देगी, कंपनी अपने इनकम कमाएगी, कंपनी ट्रांजैक्शंस करेगी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, कंपनी दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदेगी। यानी कि कंपनी को ये पावर है कि कंपनी एक नॉर्मल इंसान जो जो लीगली कर सकता है, कंपनी वो सारे काम कर सकती है। तो कंपनी और कंपनी के ओनर 2 अलग अलग लोग हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है कानून की नज़र में। अगर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 19 लाख टैक्स पेयर्स हैं, तो हो सकता है वो बताएं कि 19 लाख टैक्स पेयर्स में से जो है वो 17 लाख इंडिविजुअल्स हैं और 2 लाख कंपनी है। तो व्हाट्सएवर, तो कंपनी को एक सेपरेट दर्जा हासिल है, कंपनी सेपरेटली लीगली आइडेंटिफाइड एक अलग वजूद है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात समझ आई थी? ये क्या चीज़ है? लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी कंपनी की लिमिटेड है, कहाँ तक? जितना इन्वेस्ट किया है, यानी मेंबर्स ने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा उनसे नहीं मांगा जा सकता। कंपनी तबाह होगी, कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर सकेगी तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी और कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच देगी, अपने सारे लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन कंपनी में से जितना निकला बस वही निकलेगा। मेंबर्स को घर जाके नहीं कहेंगे भाई आपकी कंपनी डूब गई थी, उसमें से 5 लाख निकला, नुकसान 8 लाख का हुआ है, 3 लाख आप लोग दें, तो ये चक्कर नहीं होगा। नुकसान उतना ही हो सकता है किसी मेंबर का, किसी इंसान का, जितना उसने कंपनी के अंदर। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक मेंबर है जिसने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं और एक कंपनी है जो कारोबार कर रही है। कंपनी को अपने कारोबार में नुकसान हो गया, लोगों ने कंपनी से आके रिकवर कर लिया, मेंबर के पास लोग नहीं जा सकते। हाँ, मेंबर ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट डूब गई, लेकिन मेंबर से मज़ीद पैसे नहीं लिए जा सकते। ये बात क्लियर है? इस वाले पॉइंट में किताब में लिखी हुई डिस्क्रिप्शन में कोई सवाल? फिर हम एक स्टेप आगे गए और हमने कहा कि ये जो कंपनी होती है इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है और परपेचुअल सक्सेशन होती है। सक्सेशन विरासत, परपेचुअल लगातार। कंपनी की विरासत बदलती रहती है, कंपनी के ओनर बदलते रहते हैं, कंपनी में नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, कंपनी वहीं खड़ी रहती है, कंपनी यहीं पे उस डब्बे में काम कर रही है, वो अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन जो उसके इन्वेस्टर हैं वो बदल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बदल सकते हैं, वो बार बार चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वाले पॉइंट में आपने जो पढ़ा उसमें कोई सवाल? ऑल क्लियर? हैंडआउट सबके पास है? ठीक है, अगर कुछ के पास नहीं है तो जाते जाते ले सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद यहाँ मेरे पास एक आध कॉपी पड़ी होगी, हाँ 2-3 कॉपीज़ यहाँ पे पड़ी हैं, तो वो ले सकते हैं। तो इससे आगे हम चले, फीचर्स हमने पढ़ लिए, पहला सफ़ा क्लियर है। फिर हम गए डेफिनेशन पे। कंपनी की क्या डेफिनेशन है? कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी किसे कहते हैं? जी जी आप। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ किसे कहते हैं? रिपील कंपनीज एक्ट 1984 का, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 का, कंपनीज ऑर्डिनेंस, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। आगे कुछ लिखना है अजीब अजीब सा, अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, यानी कि वो 3 तो शामिल होंगे, 2017 भी शामिल होगा अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। तो अगर खाली कंपनी लॉ कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 4, और कहीं लिखा होगा प्रीवियस कंपनी लॉ तो 3, और लिखा होगा कंपनीज एक्ट 2017 एंड कंपनी लॉ, तो समझ आ जाएगी कि जुमले में वो कंपनी लॉ में सिर्फ वो 3 को काउंट करने लगेंगे। ये दोनों रेफरेंशियल डेफिनेशन असूलन नहीं पूछी जानी चाहिए, बस सिर्फ लॉ ने अपनी क्लैरिफिकेशन की है। कंपनी की डेफिनेशन क्लियर है, कंपनी लॉ समझ आ रहा है। फिर हमने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट, हर तरह की कंपनी। जो हर तरह की कंपनी है उसके लिए वर्ड्स क्या हैं लॉ के? बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सारी ही तरह की कंपनियां। 3 चीज़ें शामिल हैं और 2 शामिल नहीं हैं। 3 क्या शामिल हैं?
कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक हो गया। कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो, और जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है पाकिस्तानी कंपनी लॉ में वो, और एनी अदर रेलिवेंट स्टैचू, स्टैचू कहते हैं लॉ को। कोई भी और कंपनी जो किसी और कानून में रजिस्टर है, जो कानून उन कंपनियों को कहता है कि तुम लोग कंपनी हो, यानी कि जिनका कानून उनको बॉडी कॉर्पोरेट कहता है, हम भी उनको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तो तीन चीज़ें क्या शामिल हैं? कंपनी लॉ वाली कंपनियां, मुल्क से बाहर वाली कंपनियां, और वो जिनका कानून उनको कहता है कि तुम लोग कंपनी हो। दो चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हो वो इसमें शामिल नहीं होगी, और जिसको कंसर्न फेडरल मिनिस्टर नोटिफाई कर दे कि आपने खबरदार इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो जिसको वो मना कर दे हमने उसको नहीं कहना। डन। तो ये हमारी ओवरऑल कहानी थी जो हमने कल डिस्कशन की थी। फॉरेन कंपनी से पहले मुझे बताएं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में किसी का कोई सवाल? सब क्लियर है? फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? फॉरेन कंपनी, ये भाई बहुत ज़्यादा जोश में है जी। फॉरेन कंपनी क्या है? जो आउटसाइड पाकिस्तान हो और उसका या तो पाकिस्तान में कोई ऑफिस हो या लाइजोन ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो, लाइजोन ऑफिस हो, फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से भी हो सकता है, या वो किसी ऐसे तरीके से कर रहे हों जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो जो जिनका बिजनेस ऑफिस पाकिस्तान में हो किसी भी किस्म का, या वो किसी ऐसे तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो लॉ ने कहती है कि ऐसे तरीके से जो काम करेगा उसको आपने फॉरेन कंपनी कहना है। तो मेरा एक सवाल है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो कंपनियां हैं और फॉरेन कंपनी जिसे कहेंगे, फॉरेन कंपनी बड़ा वर्ड है या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है? पूरी दुनिया में रजिस्टर कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है हमारी नज़र में, लेकिन हमारे मुल्क में जो डील कर रही होगी हम उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है पूरी दुनिया में कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, लेकिन किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी अगर पाकिस्तान में कोई ब्रांच ऑफिस किसी तरीके से डील करेगी तो हम कहेंगे ये फॉरेन कंपनी। ये सारा कुछ बताने के बाद ये डेफिनेशन इस्तेमाल भी नहीं होती कहीं, असूलन ये हमारे सिलेबस में होनी ही नहीं चाहिए, इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन किताब ने डाली हुई हैं तो हमने नोट कर लिया, कोई बात नहीं। खैर है, इसको निकाल के कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल दें तो उससे बेहतर है कि ठीक है हम ऐसे याद कर लें। तो कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? क्या हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं? पक्का? कंपनियों की डिफरेंट तरह की कैटेगरीज देखें, कंपनियों की कैटेगरीज देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज पे हम बात करेंगे कि कंपनियों की कितनी कितनी किस्में हो सकती हैं। कंपनियों की बाय लाइबिलिटी 3 कैटेगरीज हैं, बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 कैटेगरीज हैं। पहले बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि जो लाइबिलिटी के हिसाब से वो क्या कैटेगरीज हैं। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आप अगर चाहते हैं कि पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो फिर आप जाते हैं और आप बनाते हैं पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो और आप थोड़े से लोग ही कंपनी को चलाते रहें, तो आप बनाते हैं प्राइवेट कंपनी। आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं, जिसमें हर कोई नहीं एंटर हो सकता। यानी कि आप कहते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसके मैक्सिमम मेंबर्स 50 होंगे। हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसके मैक्सिमम मेंबर्स क्या होंगे? 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स। हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कोई अपने शेयर आराम से नहीं बेच सकता।
हम एक तीसरी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हम नो पब्लिक इन्विटेशन। हमें पब्लिक बहुत बुरी लगती है। एक ऐसी कंपनी जिसको एलर्जी है सबसे, एक ऐसी कंपनी जिसको उलझन है सबसे, कंपनी कहती है भाई हमें नहीं चाहिए आप सब लोग, हमारी ये कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आज से ऑनवर्ड कभी भी ज़िंदगी में हम जाएंगे तो 50 मेंबर्स तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और ना ही हमारे मेंबर्स को इजाज़त है कि वो अपने शेयर आराम से बेच दें किसी को भी उठ के, और ना ही आपको इनवाइट करेंगे कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। यानी ना हम प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को बुलाएंगे, ना हम अपने मौजूदा शेयर आपको देंगे, और ना ही हम अपने कंपनी के मेंबर्स 50 से ऊपर जाने देंगे। इतनी फंसी हुई कंपनी क्यों? इतनी उलझनज़दा कंपनी क्यों? इतनी एलर्जिक कंपनी क्यों? आप चाहते हैं कि प्रॉफिट आपके पास रहे, तो जो आपका प्रॉफिट आपके पास रहे आप अपना मत शेयर देना। आप सब पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो? कंट्रोल। भाई 7 दोस्त एक दिन इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हम मिलके कंपनी बनाते हैं। उन्होंने पैसे जोड़े और पहले दिन जो है वो दरमियान में आग जलाई और आग पे हाथ रख के कसम खाई कि हम जो है वो 7 दोस्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है, अग्नि का वचन लेके, और जो है हाँ शपथ लिया उन्होंने, और एक दूसरे से वचन लिया कि हम में से कुछ भी हो जाए ये कंपनी कोई नहीं छोड़ेगा और इस कंपनी को हम हमेशा चलाते रहेंगे। उन सब ने अपना ज़िंदगी उसमें लगा दी, कंपनी में, उसको ऊपर करने में, कंपनी को आगे ले जाने में 5, 7, 8 साल लगा दिए। सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे और हर वक्त एक दूसरे को देख के मोटिवेटेड होते थे कि बस हम 7 लोग हैं जिनकी कंपनी है, और बड़े एक्साइटेड थे कि इस कंपनी को हमने बनाया और ये हमारी कंपनी है और कोई हम पे हुक्म नहीं चला सकता, हम ही 7 दोस्त हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। पैसा बड़ी गंदी चीज़ है। 4 दोस्तों को पैसे की ज़रूरत पड़ी। एक सेठ ने आके कहा कि मैं इतने करोड़ देता हूँ, अपने शेयर मुझे बेच दो। उन्होंने शेयर उस सेठ को बेच दिया। अब 4 को पैसों की ज़रूरत थी, वो बेच के निकल गए। ये जो 3 जोशीले जज्बाती नौजवान थे जो बाकी बचे, वो अगले दिन भी उसी जोशो खरोश से आए कि हमारी कंपनी है, अपनी कंपनी है, कोई डिसीजन मेकिंग में रुकावट नहीं, हम 7 लोग हैं, हम लोग अपने एक दूसरे को समझते हैं, सारा कुछ है। सामने पहुँचे तो जो कुर्सी पे एक बंदा जो है वो गोल गोल घूम रहा था और इनसे कहा है कि आप क्यों एंटर हुए यहाँ, मेरे से इजाज़त ली। मैंने कहा तुम कहाँ से आ गए, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कंपनी के मालिक हो। उसने कहा मैं मालिक हूँ, तुम्हारी कंपनी के 55% शेयर्स मेरे पास हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? उन्होंने थोड़ा नीवे होकर कहा जी हम भी मालिक होते हैं। उन्होंने कहा कौन से मालिक? अब मेरी पसंद से फैसले होंगे, मैं बताऊँगा क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये लोग जिन्होंने एक दूसरे को वो क्या है, वो एक दूसरे को साक्षी मानकर और जो है ना वो अग्नि पे शपथ लिया था और वचन लिया था कि जी हम एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे और हम मिल के चलेंगे, तो इन 3 दोस्तों का बेचारों का क्या कसूर जो ईमानदारी से अपने वादे पे कायम है? इनका कसूर ये कि इन्होंने आब्दी साहब का लेक्चर नहीं लिया हुआ था। अगर इन्होंने लेक्चर लिया होता तो आब्दी साहब बताते भाई ये कंपनी होती है प्राइवेट, बड़ी कमाल कंपनी होती है, आप इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन बनते साथ ही लगा देते हैं। कंपनी जिस वक्त पैदा होती है आप उसी वक्त कह देते हैं भाई इस कंपनी में 3 रुकावटें हैं, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ तक जाएंगे? 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसमें कोई मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, आपको 100% मेंबर से पूछना पड़ता है, फिर आप बाहर की दुनिया को शेयर बेच सकते हैं, वरना नहीं बेच सकते। तो हमारा कोई मेंबर बगैर हमें बताए शेयर भी नहीं बेच सकता। और तीसरा, जनरल पब्लिक को बाहर से हम इनवाइट भी नहीं कर सकते। तो जब आपने कंपनी बनाते ही अपने पाँव में बेड़ियां लगा दी, अब किसी को कोई खौफ नहीं है, अब शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है, वचन लेने की ज़रूरत नहीं है, अग्नि को साक्षी मानने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉ के तहत ही आपने पाबंदी लगा दी है, आप सुकून से सोएं अपने घर में, आपका कोई मेंबर खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता, करेगा तो उसने वायलेशन की होगी, उसको पेनल्टी पड़ेगी, जुर्माना होगा और अदालत रिवर्स कर देगी और नए बंदे को उठा के फारिग कर देगी, वो कहेगी जी ये वॉइड ट्रांसफ़र था। तो एक ऐसी कंपनी जिसको बनाते हुए आप 3 रिस्ट्रिक्शंस अपने आर्टिकल्स में, एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी को रजिस्टर कराते हुए, उसका नाम होता है आर्टिकल्स, आप अपने डॉक्यूमेंट में ये 3 रिस्ट्रिक्शंस रख देते हैं, तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन। अगर एक भी रिस्ट्रिक्शन हट गई तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे जी प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, आप कहेंगे जी प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं
जो अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, इसके मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं हो सकते, इसके मेंबर्स को शेयर ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शन है, और ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तीनों की तीनों शर्तें मौजूद होंगी तो आप क्या कहलाएंगे? प्राइवेट। प्राइवेट की डेफिनेशन के साथ ही एक मजाकिया सी डेफिनेशन आती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो असूलन ये डेफिनेशन पूछी जाने वाली नहीं है। तो पब्लिक कंपनी उसे कहेंगे जो प्राइवेट नहीं होगा। इसका मतलब है कंपनियां बाय विर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट अपने आप को 2 में से किसी एक कैटेगरीज में पहले ही दिन डिफाइन कर लेती हैं कि इधर वी आर प्राइवेट, इधर वी आर नॉट प्राइवेट। इफ़ वी आर नॉट प्राइवेट देन हु वी आर? पब्लिक। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। तीनों शर्तें पूरी होने पर आप प्राइवेट हैं, एक भी शर्त गई तो आप क्या बन जाएंगे? पब्लिक। यहां तक बात समझ आ रही है जी? जी, अब अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है कि शेयर की ट्रांसफर पे कुछ रुकावट है। वो रुकावट हमारे लॉ ने हमें नहीं बताई। कंपनीज एक्ट में आगे जाके कुछ सेक्शंस हैं जो इन रुकावटों का जिक्र करते हैं। अगेन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, याद नहीं रखना, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक रुकावट ये है कि अगर अपन बेचना है तो बेच नहीं सकते। रुकावट नंबर 2, अगर फिर भी बेचना चाहें, शदीद मजबूरी है, तो मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनसे कहना है मैंने अपने शेयर्स बेचने हैं, उनसे इजाज़त लेनी है। मिल गई इजाज़त। अगला रूल, इजाज़त मिलने के बाद पहले इन मेंबर्स से पूछना है कि तुम लोग खरीदते हो तो बताओ। अगर ये 7 हैं, एक ये बेच रहा है, तो 6 बच गए। उन 6 में से 4 ने कहा हमें नहीं खरीदने। इसने क्या किया? अपने शेयर्स, इसके पास थे 6000 शेयर्स और सामने हैं 6 बंदे, तो असूलन अगर वो सब बराबर हैं तो उनको 1-1000 शेयर ऑफर करें। 4 ने कहा हम खरीद रहे हैं, 4 ने कहा हम नहीं खरीद रहे, 2 ने कहा हम खरीद रहे हैं, तो वो 2-2000 खरीद लेंगे। बच्चे कितने? अब सेकंड राउंड होगा। जो जो माने हैं कि हमने खरीदने, अब ये जो बचे हुए हैं उनको दोबारा से ऑफर करें। अभी 4000 को लेके उनके पास जाएगा, जी मैं जो आपको 2-2000 और शेयर देने, आपने खरीदने। अगर वो खरीद लें तो उन्हीं को बेचना है। इसका मतलब है कि इस कंपनी का मेंबर शेयर बेच नहीं सकता, बेचेगा तो सबकी इजाज़त से बेचेगा। राउंड 1 वो सबसे पूछेगा, जो इंटरेस्टेड होगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा उनको उसी रेशो में मिल जाएंगे, और फिर जो इंटरेस्टेड होगा उनके साथ एक सेकंड राउंड चलेगा कि क्या वो बकाया भी लेना चाहते हैं। फिर भी अगर कुछ बच गया तो फिर वो बाहर की दुनिया में जाके किसी और को बेचेगा। अब किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि लोग उसे प्राइस कम देंगे। इसके बारे में भी रेगुलेशन है, उसकी एक वैल्यूएशन होती है, एक प्रॉपर तरीके से कंपनी की बुक वैल्यू निकाली जाती है। कंपनी के एसेट्स माइनस कंपनी की लायबिलिटीज़ की एक वर्थ निकाली जाती है, उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया जाता है। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है जो कंपनीज एक्ट ने उसका तरीका बताया वो आता है और वो एक वैल्यूएशन करता है। लेकिन अगेन मैं पहले ही बता दूं कि मैंने जो पिछली बात की थी वो भी सिलेबस में नहीं थी, तो अब आप इससे आगे जितनी भी बातें करते जाएंगे तो सारी सिलेबस में नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पे कोई रुकावट है तो प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जो 50 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, 50 मेंबर्स, मैं एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, एम्प्लॉयज़ को नहीं काउंट करना। 50 मेंबर्स से ऊपर नहीं जा सकते। शेयर ट्रांसफ़र करने पे रुकावट है और जनरल पब्लिक को बुलाना मना है। जनरल पब्लिक को बुलाने का मतलब है ये तो 6 मेंबर्स हैं, बाहर के लोगों से कहेंगे जी हम आपको मज़ीद शेयर इशू कर देते हैं, आप आ जाएँ, तो ना बाहर वालों को बुला सकते हैं, ना अंदर वाले आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना 50 से ऊपर जा सकते हैं। ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस इकट्ठी होने का मतलब है यू आर अ प्राइवेट कंपनी। अगर इन्हें कैपिटल रेस करना है तो क्या करेंगे? कंपनी बनाते वक्त सोचना था इन्होंने। अब अगर इन्हें कैपिटल रेस करना है तो अपने ही मेंबर से कहेंगे कि भाई हमें इतना कैपिटल चाहिए, या तो अपने ही मेंबर्स को शेयर इशू करेंगे या लोन लेंगे बैंक से और उसके मुताबिक काम होगा। फिर भी अगर लगे कि नहीं भाई मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, सेक्शन 46 से 50 हमारे सिलेबस में नहीं है, आप प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में एंड वाइस वर्सा। अलाउड है, आसान नहीं है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पक्के पक्के फंस गए हैं प्राइवेट कंपनी बना के, आप सबकी रजामंदी से अपना स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। ये बात समझ आई? अब यहाँ 50 मेंबर्स में ना एक और फिर मसला बनता है। मेंबर्स हैं फर्स्ट करें कंपनी की 48 50 से कम होता है, कम होता है। एक मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर्स के शेयर चले गए उसके 4 बच्चों के पास विरासत की वजह से।
वो 4 बंदे मेंबर बन जाएंगे वारिस होने की वजह से। अच्छा, ट्रांसफ़र पे पाबंदी है, वारिस बनने पे तो पाबंदी नहीं है, ट्रांसफ़र के ऊपर पाबंदी है, ट्रांसमिशन पे पाबंदी नहीं है। यानी अगर एक बंदे के शेयर खुद ब खुद किसी कानूनी वजह से किसी को मिल गए तो वो ट्रांसफ़र नहीं है, वो तो बाय लॉ है। इस बंदे के शेयर्स मिल गए इसके बच्चों को, बच्चे कितने हैं? 4, चारों अगर मेंबर बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अब कितने हो जाएंगे? जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ लोग 52 भी बोलेंगे। 51, वो तो मर गए है ना, पहले 48 में से एक माइनस तो करें, ठीक है, फिर 4 ऐड करें, 51 बन गए हैं मेंबर्स, 50 से ऊपर हो गए। कानून भी वॉलेट नहीं कर सकते, कुछ और भी नहीं कर सकते, 50 से ऊपर भी नहीं जाना, और इन मेंबर्स का हक है कि इनको शेयर्स की मिल्कियत मिले। तो लॉ ने इसका एक टोटका निकाला है, वो कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने मिल के अगर जॉइंट शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो सिंगल मेंबर काउंट होंगे। तो फिर इसका कानूनी तरीका ये होगा कि उन चारों बच्चों के नाम पे जॉइंट शेयर्स रख दिए जाएंगे। हम कहेंगे चारों बंदों के पास ये 10,000 कंपनी के शेयर इन चारों के जॉइंट नेम पे हैं, वो चारों कलेक्टिवली एक मेंबर काउंट होगा। तो इसमें एक सिर्फ छोटा सा रूल जहन में रखने वाला है, वो ये है कि अगर कुछ लोगों ने मिल के शेयर खरीदे हुए हैं तो वो कलेक्टिवली एक मेंबर काउंट होंगे इस 50 की गिनती गिनने के लिए। डन? प्राइवेट समझ आई? मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, कम से कम कितने होने चाहिए? ऑल्दो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर से बन जाती है। अब भाई के सवाल से ही आगे चलते हैं। लॉ ने एक स्पेशल प्राइवेट कंपनी भी अलाउ की है जिसको कहते हैं SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। ये एक स्पेशल प्राइवेट कंपनी है, जो ये मैंने डेफिनेशन बताई है ये रेगुलर प्राइवेट कंपनी की है। एक स्पेशल प्राइवेट कंपनी अलाउड है जिसमें एक बंदा आके 100% शेयर्स खरीदे और वो उस कंपनी का अकेले मालिक हो। तो लॉ ने ये भी अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो फिर ये डेफिनेशन को हम इग्नोर कर देंगे। SMC एक अलग चीज़ है, उसके अपने अलग रूल्स है। जी जी, जनरल पब्लिक को तो इनवाइट ही नहीं कर सकते, तो ये नंबर 50 तक कैसे पहुंचा? कंपनी बनी थी 17 साल पहले और बनाई थी 40 लोगों ने। इन 17 सालों में मुख्तलिफ लोगों की डेथ होती गई और उनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कंपनी में आते गए, तो आज की डेट में कंपनी में 48 मेंबर हो चुके हैं। आप नए लोगों को नहीं बुला सकते, लेकिन कंपनी स्टार्ट तो 45-48 मेंबर से हो सकती है। तो ये 48 मेरी एग्जांपल में या तो शुरू से 48 थे या आहिस्ता आहिस्ता इनहेरिटेंस की वजह से ये कंपनी में ऐड होते गए थे। अगर क्या ठीक है, अगर 4 बंदों के पास कंबाइंड शेयर्स गए हैं तो वो एक काउंट होगा। तो मैंने आपको टोटका बताया है कि अगर आपकी 50 क्रॉस होने लगे तो आप इस तरह के टोटके लगा के जितने भी 2-2, 3-3 भाई हैं उनके नाम पे कंबाइंड शेयर्स देके कम से कम अपनी गिनती 50 के अंदर वापस ला सकते हैं। अगर हाँ, मतलब 50 से नीचे बेशक एक बंदे के 4 बच्चे हैं, कंपनी 7 बंदों की थी, एक बंदा मर गया, 4 बच्चे आ रहे हैं, ओके 10 हो जाएंगे मेंबर, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, जितने भी हों, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए। वैसे समझिए अगर प्रोमोटर 3-4 ही हो जो पहले कंपनी बनाई, अगर शुरू के 3-4 लोग हैं उन्होंने कंपनी बनाई तो हमने मैक्सिमम 50 लिखा हुआ है। हो सकता है ये कंपनी सारी ज़िंदगी 3-4 मेंबर्स के साथ चले, कोई मसला नहीं। अगर वो ऐड करना चाहें तो फिर वो क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनी में वो ऐड नहीं कर सकते, यही लोग मेंबर रहेंगे। ऐड करना चाहते हैं तो मर जाएंगे तो कि कोई और ऐड हो जाएगा। यानी प्राइवेट कंपनी में इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो बनाने वाले हैं वो खुद भी नए बंदों को नहीं लेके आ सकते। जी, क्या प्राइवेट कंपनी समझ आई? उसकी स्पेशल फॉर्म समझ आई? SMC, एक बंदे ने सारे शेयर्स। पब्लिक कंपनी के 2 मशहूर किस्में हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब मैं कौन से बच्चे से पूछूं ये लिस्टेड और अनलिस्टेड क्या होता है? वो वाले भाई जी बताइए, लिस्टेड क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो कि हाँ भाई स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हो, लोग जाके स्टॉक एक्सचेंज से उसके शेयर्स खरीद सकते हो। तो अनलिस्टेड क्या होगी? जो ना हो। लिस्टेड का एक दूसरा नाम कोटेड भी होता है, याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाए कोटेड तो फिर इसको क्या कहेंगे? अनकोटेड। तो लिस्टेड या कोटेड। लिस्टेड का मतलब है जो स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड है और जिस कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो सकती है।
इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लोग आके इन्वेस्ट करें, खुल के इन्वेस्ट करें बगैर टेंशन के, तो मैं कंपनी को क्या कराऊँ, लिस्ट, ताकि लोग जाएं स्टॉक एक्सचेंज से आराम से शेयर खरीदें। एक मार्केट मौजूद है जहां शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करा गया वो लिस्टेड है, और जिसने नहीं रजिस्टर कराया वो अनलिस्टेड है। अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, सब क्लियर है, पक्का सबको? जी जी, डिविडेंड कैसे दिया जाएगा उन 4 शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड देते वक्त हम देखेंगे कि इस शेयर का असल में मालिक कौन है। अगर वो कंबाइंड मालिक हैं तो हम उन कंबाइंड को बताएंगे कि जी आप आके डिविडेंड क्लेम कर लें, लेकिन हम जो खत भेजेंगे, जिसका नाम सबसे पहले रजिस्टर में लिखा होगा उसको खत भेजेंगे। अगेन ये बात सिलेबस में नहीं है। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स से आप पूछते हैं कि हमें पहला नाम बताएं, वो 4 अगर भाई हैं जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा, हम हमेशा उससे कांटेक्ट किया करेंगे कि ये मामला, ये मामला, ये मामला, बताओ क्या करना है। तो इन चारों को चाहिए कि अपने में से सबसे भरोसे वाले भाई का नाम वहाँ पे लिखवाएं। जी, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ये कंपनियों की कैटेगरी किस हिसाब से है? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। यानी जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं ना, तो आपको बताना होता है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आप प्राइवेट हैं या पब्लिक। दूसरा एक और स्टेटस बताना होता है, बाय लायबिलिटी आपकी क्या कैटेगरी है। तो अगर मैं बात करूं बाय लायबिलिटी, तो कंपनी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। इंग्लिश देख लें ज़रा पब्लिक प्राइवेट वाली, ताकि इसको तो साइड पे करें ना हम। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है? लिस्टेड कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड आर ट्रेडिंग ऑन इट, और अनलिस्टेड हु सिक्योरिटीज आर, यहाँ तक ओके। प्राइवेट कंपनी में सिंगल मेंबर कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर हु इज डायरेक्टर ऑफ द, वही सिंगल मेंबर है, वही कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। इन दीज कंपनीज, इन कंपनियों में SMC- प्राइवेट लिमिटेड इज एडेड टू द नेम। नेम के साथ SMC प्राइवेट लिख दिया जाता है ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि ये सिंगल मेंबर कंपनी है। बाकी कंपनियों में क्या रूल है? कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड इट रिस्ट्रिक्ट, 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को 50 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट्स मेंबर, इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स, या इस तरह का कोई भी कैपिटल वगैरह। जी, इन्विटेशन तो अभी मैं इसके दरमियान में यहाँ तक था, तो आपने एकदम से कहा कि ये वाला पॉइंट मैं समझा, शायद पीछे वाली बात वो ठीक है, मैं वो करता हूँ। 3 रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50, क्लियर है? ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर्स शैल बी काउंटेड एज, ये बात समझ आ रही है? सेकंड क्या रुकावट है? राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट्स मेंबर्स को शेयर ट्रांसफर करने पे पाबंदी है। ये कह के खुद को हिचकियां लग गई, क्योंकि उन्होंने खुद ही आगे एक और सेक्शन में पाबंदी खत्म भी की हुई है। तो उन्होंने कहा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट का मतलब है सिवाय इसके कि हमने खुद ही एक्ट में बता दिया हो। तो प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कर सकता है कुछ खास तरीके से। तो उन्होंने कहा इस पर राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट मेंबर है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन, सिवाय उसके जहां एक्ट में कुछ और लिखा हो। तो आसान अल्फाज में जिस कंपनी पे शेयर ट्रांसफर करने पे कुछ पाबंदी हो, रिस्ट्रिक्शन हो, उसको हम कहेंगे कि वो प्राइवेट है। तीसरा भाई का सवाल था, इनविटेशन बुला रहे हैं, किस चीज़ को बुला रहे हैं? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, कि सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक तुम आओ सब्सक्राइब करो, तुम आओ अप्लाई करो। जनरल पब्लिक अप्लाई करती है, तो जनरल पब्लिक अप्लाई कर रही है, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और हमें अप्लाई करो, इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और हमारी कंपनी में अप्लाई करो।
किस चीज़ के लिए अप्लाई करो? शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो, डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर दो, रिडीमेबल कैपिटल के लिए अप्लाई कर दो। कंपनी की कई तरह की सिक्योरिटीज़ होती है ना, शेयर्स भी इशू कर सकती है, डिबेंचर भी इशू कर सकती है, रिडीमेबल कैपिटल। आप अकाउंटिंग में इनके बारे में पढ़ते हैं कि डिबेंचर एक तरह का लोन होता है, रिडीमेबल ऐसे चीज़ें होती हैं जो वापस हो जाती हैं। तो वो कंपनी अपने कोई भी शेयर या शेयर जैसी चीज़ें लोगों को बुला के बेच नहीं सकती। बात समझ आई? जनरल पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और मेरी ही ये वाली सारी चीज़ें खरीदो। ये सारी रिस्ट्रिक्शन से आप क्या बन जाएंगे? प्राइवेट कंपनी। तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन होंगी, ये वाली और ये वाली। तो फिर हम कहेंगे कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। डन जी। अगर पेपर में सवाल आए तो ब्रैकेट में इसी तरह से लिखना है। हम इस वक्त ना फजूल एरिया में गुजर रहे हैं, डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं। तो इस चैप्टर में अच्छी खासी कंपनियों की डेफिनेशन है, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर है, तो चाह रहे हैं कि हर चीज़ डिफाइन कर दें ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पे काम आती रहे। जी, डेफिनेशन में कोशिश यही होती है कि एज इट इज़ याद हो जाए। खतरों से टक्कर। होल्डिंग सब्सिडरी की अभी मैं डिस्कशन नहीं करने लगा। मैं ये टाइप ऑफ कंपनीज बाय लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। हम अभी तक जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो ये है। अभी तक आपके जहन में जो कंपनी का इमेज था ना वो ये है। ये कंपनी 95% से ज़्यादा कंपनी यही इस तरह की होती है। वो 2 स्पेशल कैटेगरीज हैं। तो जब हम कंपनी बोलते हैं, कंपनी सोचते हैं या कंपनी का कोई रूल समझते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो कंपनी आती है वो ये वाली है। इस कंपनी में क्या होता है? इस कंपनी में कंपनी की लायबिलिटी अपने एसेट्स तक होती है। क्या ख्याल है? और मेंबर की लायबिलिटी कहाँ तक होती है? जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या कंपनी बंद होने पे मेंबर की मजीद लायबिलिटी होगी? नहीं। अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे एक मेंबर ने 10 रुपए के हिसाब से, तो उसने 1 लाख रुपए में खरीदे। एक मेंबर 1 लाख रुपए से कंपनी के शेयर खरीद के बैठा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डूबेगा? कंपनी बंद होने पे मेंबर की कोई इजाफी लायबिलिटी है? नहीं। एक एक्सेप्शन है, अगर मेंबर के पास अनपेड शेयर्स हो। 1984 का जो लॉ आया था ना, उससे पीछे एक रूल होता था कि लोग कंपनी के शेयर खरीदते थे और उधार कर लेते थे कि लाख रुपए के शेयर खरीदे, 70,000 रुपये दे दिए और कहा 30,000 हम बाद में दे देंगे। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट होता था अनपेड शेयर्स का। तो मेंबर की लायबिलिटी नहीं होती नॉर्मली, लेकिन तब होगी जब उसने अनपेड शेयर्स रखे हुए हों। अब अगर कंपनी डूबेगी तो मेंबर का लाख रुपया तो आया ही नहीं है। उस लाख में से डब्बे में कितना पड़ा हुआ था? 70,000। तो 70,000 वहाँ डूब गया। फिर मेंबर के पास जाके कहेंगे भाईजान आपने कंपनी के 30,000 देने हैं, दें। वो फिर उसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आप ये नहीं कह सकते कि मेंबर की कोई मजीद लायबिलिटी नहीं है। अगर किसी मेंबर ने उधार किया है, अनपेड शेयर्स रखे हैं, तो उसकी लायबिलिटी है अनपेड शेयर्स तक। जी। अब इस वक्त 1984 से लेके आज तक, 1984 वाला लॉ, 2016 वाला लॉ और 2017 वाला लॉ, ये तीनों लॉ कहते हैं कि कंपनी उधार नहीं करेगी, कंपनी पूरे पैसे लेके अपने शेयर देगी। लेकिन कंपनी किसे कहते हैं? अ थिंग विच इज़ फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और कोई भी पिछला कंपनी लॉ। तो इसका मतलब है ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जो 1984 से पीछे रजिस्टर हुई हों। तो लॉ उनका भी मार्जिन जहन में रख रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में कंपनी की लायबिलिटी अपने एसेट्स तक है। नेट एसेट्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर बात है। और मेंबर्स की लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है? अनपेड शेयर्स तक। डन हो गया। मेजॉरिटी कंपनियां यही होती हैं। समटाइम क्या होता है, कुछ प्रोफेशनल्स इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम अपनी एक कंपनी बनाते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके आते, सारे बराबर कर लेते हैं अपने आप को। 15 दोस्त हैं और 15 दोस्त मिलकर कंपनी बनाना चाह रहे हैं और वो ये नहीं चाह रहे कि हम इस कंपनी के शेयर्स बनाएं, बस ये कंपनी है, हम सब इसके मालिक हैं, लेकिन हम में से कोई शेयर होल्डर ना हो। तो फिर कंपनी क्यों बनाना चाह रहे हैं? वो एक छत अपने ऊपर रखना चाह रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। भाई हफीज़ सेंटर में 100 दुकानें हैं, हर दुकान अपना काम कर रही है, हर दुकान एक सेपरेट बिजनेस के तौर पर रजिस्टर्ड है।
ये 100 लोग चाहते हैं कि हम सारे मिलके एक कंपनी बन जाएं और काम अपना अपना करते रहें और एक दूसरे को तंग भी ना करें। तो ये क्या करेंगे, ये सारे मिलके कहेंगे कि हम एक कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है कंपनी लिमिटेड बाय। ये कंपनी के मेंबर्स कंपनी बनने पे कंपनी को पैसे नहीं देते, रादर ये कंपनी के साथ एक वादा कर लेते हैं कि देखो अगर तुम्हारी कभी वाइंडिंग अप हुई ना, हम लोग लाख लाख रुपया दे देंगे। तो अगर 100 बंदे लाख लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं तो टोटल वादा कितने का हो गया, 1 करोड़ का। इसका मतलब है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनी जिसमें अगर वाइंडिंग अप होगी तो मेंबर्स लायबल होंगे गारंटी अमाउंट तक, जो उन्होंने गारंटी की हुई है वो उस अमाउंट तक लायबल होंगे। अब एक सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी तरफ से, एक कंपनी शुरू कर दी है इन्होंने और उसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं रखा, तो स्टार्ट कहाँ से होगी, चलेगी कैसे? एक अहम सवाल, ये कंपनी चलेगी कैसे? क्या सारी कंपनियों को चलने के लिए पैसे चाहिए? मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बात समझ आ जाती है। एक ऐसा इदारा है जिसका जो कंपनी नहीं है लेकिन वो बगैर शेयर कैपिटल के चल रहा है, आईकैप। आईकैप का शेयर कैपिटल है, मैं आईकैप का मेंबर हूँ, मैंने तो कभी शेयर्स नहीं खरीदे आईकैप के, तो आईकैप चल कैसे रहा है? आपका खून निचोड़ के, हमारा खून निचोड़ के, आपसे सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे ख्याल में 2,500 के करीब, 2,500 के करीब, हमसे सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं 27,000 या 32,000 के करीब। तो आपको भी निचोड़ रहे हैं, हमें भी, हम बड़े हो गए हमें ज़्यादा निचोड़ रहे हैं, आप छोटे हैं आपको कम निचोड़ रहे हैं। हाँ, आपसे पेपरों के बिहाफ पे पैसे लेते रहते हैं, आप भी बार बार पैसे देते रहते हैं उन्हें आप लोग। तो आईकैप को शेयर कैपिटल चाहिए। तो अगर कभी जहन में ये सवाल आए कि क्या कोई कंपनी बगैर शेयर कैपिटल के चल सकती है, तो समझ जाएं कि यस, बहुत सारे और तरीके भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा शेयर्स की मद में पैसे आएँ, आप फीस रख देते हैं। ये जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं ना, ज़्यादातर लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं और तमाम ज्वाइन करने वालों से कहते हैं आप एक ज्वाइनिंग फ़ीस देंगे, वो फीस उठा के अपने रिजर्व में डाल देते हैं, उससे चीज़ें चलाते हैं। फिर उनसे कहते हैं सालाना या माहाना आप इतने ड्यूज़ देते रहेंगे। तो लिमिटेड बाय गारंटी एक फॉर्म अलाउड है जिस फॉर्म में मेंबर पहले दिन ये वादा कर लेते हैं कि अगर कंपनी डूबी तो इस कंपनी में हम इतनी अमाउंट देने के फ्यूचर में पाबंद होंगे, वो जो गारंटी अमाउंट है। लिमिटेड बाय शेयर में तो पहले ही दिन डब्बे में पैसे डाल दिए ना, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हो रहा है, फ्यूचर में हम इतनी अमाउंट देने के पाबंद है। तो इसमें कंपनी की लायबिलिटी होगी अपने नेट एसेट्स तक, और जब कंपनी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब मेंबर्स को नहीं पकड़ा जा सकता, पकड़ सकते हैं। मेंबर्स ने जितनी गारंटी दी हुई है 1-1 लाख रुपए, उस 1 लाख की लिमिट तक मेंबर को पकड़ा जा सकता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी? अगर इसमें काम हो तो नहीं रहा, नहीं काम तो होगा, बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। आईकैप खुश कर रहा होगा, आईकैप बहुत सारे काम कर रहा होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर आईकैप के खिलाफ केस कर दें और बच्चे जीत जाएं और आईकैप को 2 अरब की पेनल्टी पड़ जाए, या आईकैप साबित हो जाए कि आईकैप ने बच्चों का इतना नुकसान किया तो आईकैप ने इन सारे बच्चों को 2 अरब रुपए वापस करने हैं, तो आईकैप के पास पड़े ही नहीं होंगे, आईकैप बंद हो जाएगा। फिर आईकैप के मेंबर्स को पकड़ेंगे, शुक्र है मेंबर्स ने गारंटी नहीं दी हुई। तो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी चल ही सब्सक्रिप्शन और इस तरह की चीज़ों पे रही है तो क्या वो काम कर रही है? काम वो कर रही है, वो कोई ना कोई काम कर रही होगी। वो स्पोर्ट्स क्लब कहीं मौजूद होगा, वो स्पोर्ट्स क्लब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करता होगा, वो कुछ एक्टिविटीज़ करता होगा, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं एक लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है। तो अगर गड़बड़ हो जाए तो आपको लीगल नुकसान हो सकता है। डन? तो लिमिटेड बाय गारंटी नेट एसेट्स तक कंपनी लायबल होगी, और जब कंपनी फुल तबाह हो जाएगी तो फिर किसको पकड़ेंगे? मेंबर्स को। कहाँ तक पकड़ेंगे? समटाइम क्या होता है, लोग वैरायटी कराते हैं, वो कहते हैं हम लिमिटेड बाय गारंटी बनेंगे लेकिन शेयर कैपिटल भी रखेंगे। तो लोग कहते हैं अगर इतनी फनकारी कराओगे तो फिर डबल हो जाएगी लायबिलिटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और हैविंग शेयर कैपिटल हो तो अब मेंबर की लायबिलिटी हो जाएगी दुगनी, गारंटी अमाउंट भी प्लस अगर कोई अनपेड शेयर्स हुए तो वो भी।
तो यूँ समझें कि हम इन दोनों कॉलम्स को इकट्ठा कर लेंगे। नेट एसेट्स कॉमन है, कंपनी नेट एसेट्स के लायबल हो जाएगी, और मेंबर गारंटी अमाउंट प्लस अगर कोई अनपेड कैपिटल है वहाँ तक लायबल हो जाएगा, अगर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है। समझ आया? बहुत ही कम कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, ज़्यादातर कंपनियां होती ही लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। फिर एक बहुत ही यूनिक किस्म भी मौजूद है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? अनलिमिटेड कंपनी के लिए अनलिमिटेड का मतलब है कंपनी अपने नेट एसेट्स देगी और बंद हो जाएगी और कहेगी मैं अनलिमिटेड हद तक लोगों का पैसा अदा कर दिया, अपने तबाह होने तक जो जो हो सकता था मैंने अदा कर दिया। अब मेंबर्स के पास जाएंगे, कितना मांग सकते हैं उनसे? अनलिमिटेड। उनके तबाह होने तक, उनके दिवालिया होने तक मेंबर से इनफिनिट अमाउंट मांगी जा सकती है अगर कंपनी है अनलिमिटेड। यहाँ तड़पा हुआ सवाल एक्सपेक्टेड है, क्यों बनाएंगे ये कंपनी? हम कल से यही तो बात कर रहे थे कि कंपनी बनाने की ज़रूरत क्यों है, कि हमें लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। तो अब अनलिमिटेड कंपनी क्यों बनाएगा? वो बनाएगा जिसको मजबूरी होगी, जिसको गवर्नमेंट कह देगा खबरदार तुम कंपनी बनाए बगैर नहीं चलोगे, जिसको गवर्नमेंट कह देगी कि तुम्हें कंपनी बनानी लाजमी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो आपकी बिजली वाली कंपनियाँ होती हैं, एक कंपनी है जो बिजली बनाती है, फिर वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती है। फिर पाकिस्तान में डिस्कोज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जैसे लेस्को, मैपको, फेस्को। मुल्तान में मैपको होगी, लाहौर में लेस्को होगी, फैसलाबाद में फेस्को होगी। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये कंपनियां पीछे से कंपनी से बिजली खरीदती हैं और पूरे लाहौर को सप्लाई करेंगी। अब जो पूरे लाहौर को कंपनी बिजली सप्लाई कर रही है, ज़रा सोचें इस कंपनी की छोटी से छोटी गलती करोड़ों तो बहुत छोटी बात कर दी है, सैकड़ों अरब का नुकसान कर सकती है। सिर्फ इनका एक गलत वोल्टेज अगर एक दफ़ा आ गया तो लाखों डिवाइसेस उड़ जाएंगी, बहुत सारी जगह शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, पूरे पूरे प्लाजे आग की लपेट में आ सकते हैं, पूरे पूरे घरों के घर जल सकते हैं इनकी एक गफलत की वजह से। और फिर हम इन्हें जाके कहेंगे ये क्या किया है, वो कहेंगे जी हम बहुत शर्मिंदा, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, हमारी कंपनी 20 लाख शेयर कैपिटल था, ये लें 20 लाख। जब उन्हें पता है कि हमारा बड़े से बड़ा नुकसान कितना हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 23-24 साल पहले तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा था कि आप लोग अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो, यानी अनलिमिटेड कंपनी मजबूरन बनाते हैं लोग। इसी तरह से बलूचिस्तान में जो सोना निकालने वाली कंपनी है, उनको कहा था गवर्नमेंट ने कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बनना है। एक कंपनी गोल्ड माइन इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की स्कीम्स चलाती थी, लोगों से पैसे लेके उनको अलग अलग तरीके से वो करती थी। गवर्नमेंट को डर लगा कि ये अचानक से करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग ना जाए, गवर्नमेंट ने उन्हें पाबंद कर दिया कि आप बन जाएं। तो पूरे पाकिस्तान में आपको गिनती की 2 या 3 अनलिमिटेड कंपनियां नज़र आएंगी, उसके अलावा नज़र ही नहीं आएगी। जिसने कंपनी बनानी है वो कभी भी नहीं बनाएगा अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी एक स्ट्रक्चर है, एक स्टेटस है जो लॉ ने डिफाइन किया हुआ है। अगर लॉ को ज़रूरत पड़े किसी को डराने की तो लॉ उसे कह देता है भाई आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। तो समझें तकरीबन पार्टनरशिप की तरह की कंपनी होती है। तो अनलिमिटेड कंपनी कितना नुकसान कर सकती है, हम कहते हैं अनलिमिटेड। बल्कि प्री रिजल्ट क्लास में जो है ना, मैंने बच्चों के सामने एक केस स्टडी रखा। मैंने कहा जी ये बताएं अगर एक कंपनी सोना चोरी कर ले तो कितना नुकसान हो जाएगा। फिर मैं सोचा सोने को क्वांटिफाई करते हैं, तो मैंने कहा अगर एक ट्रक सोने का चोरी हो जाए, एक ट्रक है जिस पे सोना लदा हुआ है, अगर वो चोरी हो जाए तो कितना नुकसान होगा। फिर बच्चों ने बैठ के कैलकुलेशन की, फिर हमने देखा कि 10 ग्राम सोना कितना होता है, कितने का होता है। फिर हमने सोने की एक ईंट की कॉस्ट निकाली, तो 10 ग्राम सोना मेरे ख्याल में 2.25 लाख के आसपास था कुछ। तो फिर हमने क्या किया, हमने 1 किलो की ईंट की कीमत निकाली, तो हमारे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो पता ये लगा कि तकरीबन कोई 2.25 करोड़ के आसपास की एक ईंट थी। फिर वो 3 ईंटें जोड़ें तो रेगुलर ईंट बनती है। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि एक ट्रक में ईंटें कितनी आती हैं रेगुलर वाली। फिर हमने अंदाज़ा लगाया सोने वाली कितनी ईंटें आती हैं। तो जब वो कैलकुलेशन बच्चों ने की तो उन्होंने जो जवाब बताया वो 12-13 अरब के करीब था। खरब, 12 खरब। एक ट्रक में 12 खरब रुपए का सोना चोरी किया जा सकता है। अब सोचें वो कंपनी जो डिगिंग कर रही है, जो माइनिंग कर रही है, जो सोना निकाल रही है, गवर्नमेंट उससे क्या कहेगी कि आपकी कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए।
ऑब्वियसली अनलिमिटेड। तो समझ आया कि अनलिमिटेड क्या है? तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड समझ आया। तो फिर आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, होल्डिंग सब्सिडरी। पहले इसकी ज़रा किताब से डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। घबराए तो नहीं बैठे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, liability of its member is limited by the memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by them। विजिबिलिटी पीछे तक क्लियर है? ठीक है। और ये असल में ना हमने अंदाज़ा लगाया है कि बगैर चादर लगाए ये बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है, लेकिन कैमरे पे कुछ थोड़ी सी लहरें आ रही हैं, तो एक तजर्बा करेंगे हम, वो चादर लगा के देखेंगे। अगर उससे कैमरा कंट्रोल हो जाए, अगर कैमरा कंट्रोल ना हो तो वो तो फिर कैमरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो कम से कम जो सामने वाले यूज़र हैं उनको तो ज़रा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस मिले। तो इस वक्त ताज़ा ताज़ा सफ़ेद दीवार है, तो ये बड़ा अच्छा इमेज दे रही है। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी मेमोरेंडम के अंदर लिमिटेड होती है। जैसे हमने आर्टिकल्स कहा था ना, इसी तरह से एक और डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम। कंपनी बनाते हुए आप जो दो मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल, चैप्टर 2 का नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उसमें हम पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो liability of members is limited by the document to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by them। members की liability limited है to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by them। उन्होंने जितने शेयर्स रखे हुए हैं उन शेयर्स पे जितनी अनपेड अमाउंट है बस वहाँ तक वो लायबल है। तो गारंटी लिमिटेड में क्या होगा? लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद होने की तरफ जाती है, लिक्विडेशन का मतलब बंद होने का प्रोसेस, वाइंडिंग अप का प्रोसेस, ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है उस अमाउंट तक जो मेंबर ने गारंटी की है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है। कंपनी में और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, लाइबिलिटी शैल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल भी है तो लाइबिलिटी में ऑल्सो इंक्लूड होगी क्या, कौन सी अमाउंट? अनपेड ऑन शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी किसे कहेंगे? दिस हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। क्या ये तीनों तरह की कंपनियां समझ आई? तो हमने बाय लाइबिलिटी 3 कैटेगरीज देख ली, बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। भाई कुछ कहना चाहते हैं? इसकी मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको देने पड़ेंगे, चाहे उसे अपने सारे पर्सनल असासे बेचने पड़ जाएं। उसके जो नाम पे हैं उसको अपने ज़ाती घर, अपने ज़ाती गाड़ी वो भी बेचनी पड़ जाएगी। सादा बिजनेस में ऐसे ही होता है, जो सोल ट्रेडर होता है ना इसमें ऐसे ही होता है। सिर्फ बिजनेस के एसेट बेच देने से, लोगों का पैसा अदा करने से वो नहीं मानते। अगर उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आपको अपनी ज़ाती जो एसेट्स हैं, अपने पर्सनल एसेट्स वो बेचने पड़ते हैं। पार्टनरशिप्स में भी ऐसे होता है। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि यहाँ ये वाला मजाक नहीं होगा, आपकी पर्सनल लाइफ सेफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी जो आपने पहली दफ़ा कंपनी में की थी, आपको घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ अगर उधार किया हुआ है तो वो और बात है, उधार किया है तो उधार देना पड़ेगा। जी, अगर एक बंदे ने अपने एसेट अपनी बीवी या बच्चों के नाम पे किए हैं तो बहुत सियाना आदमी है। सारे आदमी इतने शरीफ थोड़ी होते हैं। अब पता नहीं आप जो है ना मेरा जुमला पूरा समझे या नहीं समझे। तो सारे लोगों ने अपनी बीवी बच्चों के नाम पे नहीं किए हुए होते, लेकिन जो बहुत सियाने हैं, आप कंपनी लॉ का तीसरा लेक्चर सुनते साथ ही इतना आपको गेम समझ आ गई है कि एसेट बीवी या बच्चे के नाम पे हो जाने चाहिए। तो सोचें जब आप पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो क्या आतंक ढाएंगे। फिर ये आप लोग होंगे जो कंपनियों को बताएंगे कि लॉ में ये लिखा हुआ है और इस लॉ से यूं बचने का ये तरीका है कि बीवी के नाम पे एसेट ट्रांसफ़र कर दो, तुम्हारी बचत हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो लॉ हमें बताएगा कि ये वाली चीज़ में कौन कौन से रिश्तेदार को भी काउंट करना है। एक कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियल ओनरशिप। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बंदे ने जो ख़ुद ख़रीदा हुआ है शेयर वो उसका है, जो उसके स्पाउस यानी कि उसकी बीवी या शौहर के पास जो शेयर है वो उसका है, जो माइनर चाइल्ड के पास है वो उसका है, जो इसने किसी फर्म के थ्रू इसकी फर्म ने ख़रीदा हुआ है उसका उतने परसेंट जितना ये मालिक है वो इसका है, जो इसने अपनी ज़ाती किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पे ख़रीदा हुआ है वो इसका है। तो लॉ जब काउंट करने पे आता है तो फिर वो अपने तरीके से डिफाइन भी कर देता है।
लेकिन बात आपकी सही है कि अगर एक बंदा अपने एसेट्स अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे और कह दे कि मैं दिवालिया हो गया हूँ और ट्रांसफ़र किए साल से ऊपर हो गया है, तो वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देगा और बच जाएगा। ये जो है ना बड़ी दुखी बात कर दी इन्होंने। जिनकी बीवी ना हो, किसी बहुत ही करीबी दोस्त के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। अब आप कहेंगे सर हो सकता है करीबी दोस्त धोखा दे जाए, उस बीवी से तो बेहतर है जो आई ही नहीं। ठीक है, दोस्त फिर धोखा दे देगा, बीवी तो आई नहीं रही है, तो मतलब इससे ये तो एब्सोल्यूट धोखा है ना। तो मतलब जब तक आपके पास बीवी नहीं है, आप लोग जो है वो किसी दोस्त के नाम पे अपने कीमती असासे जो है ना, फॉर एग्जांपल अपने हॉस्टल में जो हैंगर आपने लटकाया हुआ है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। वो जो बर्तन लेके आए हैं आप ख़ास तौर पे खुद कुकिंग करने के लिए, वो सर्फ एक्सेल जो 2 दिन से पड़ा हुआ है, वो भी एसेट है। आप लोगों के लिए तो एसेट है ना, कि वो आप कहेंगे ये एसेट है, इसकी यूज़फुल लाइफ है 2-3 बाल्टियाँ, कि ये जो है ना 2-3 दफ़ा कपड़े धोने में हेल्प करता है। तो अगेन मतलब ये सारी टेंशनें होती हैं अमीरों को। आप अभी परेशान ना हो, आप अभी जो है ना पढ़ाई पे फोकस करें। आप जब ज़रा ज़्यादा असासे बनाएंगे तो फिर इस तरह की परेशानियाँ करनी है कि अब मैं क्या करूँ, इनको किसके नाम पे ट्रांसफ़र करूँ, कैसे करूँ। जी, तो क्या हमें ये तीनों तरह की कंपनियाँ, वो दोनों तरह की कंपनियाँ, सारी तरह की कंपनियाँ, सारी तरह की बातें समझ आ रही हैं? ये कंपनी लिखित बाय गारंटी जो है, इसके अंदर हर मेंबर की जो गारंटी होगी अमाउंट वो डिफरेंट होगी? नहीं जी, एक अहम सवाल पूछा गया। वो कह रहे हैं कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें क्या सारे मेंबर्स की गारंटी अमाउंट बराबर होगी या अलग अलग होगी? नॉर्मली बराबर होती है, लेकिन मना नहीं है, आप अलग अलग रख सकते हैं। तो मेमोरेंडम जो कंपनी का बुनियादी डॉक्यूमेंट है ना, आप एक टेबल बना देते हैं और लिख देते हैं कि इस मेंबर ने इतने इतने लाख की गारंटी दी है। नॉर्मल रूल ये है कि गारंटी बराबर होती है, और नॉर्मल रूल ये है कि ये सब बराबर होते हैं कंपनी के अंदर। जी, जो सोल ट्रेडर होता है, अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी बना ले तो ज़्यादा बेहतर है? जो सोल ट्रेडर है अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी बना ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक सोल ट्रेडर अपने ही सेटअप के ऊपर कंपनी ले आए, यानी कि उसको एसएमसी बना दे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो एसएमसी उन्होंने दिया ही उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ओनरशिप हमेशा मेरे पास रहे और मुझे किसी से पूछना ना पड़े, तो वो एसएमसी में अपने आप को शिफ्ट करवा लेते हैं जो सोल ट्रेडर होते हैं। जो लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, सारे काम वही करें, सब कुछ वो करें, सिर्फ चंद कागज़ उठा के रजिस्टर कराए। देखिए होगा क्या जी, अब कुछ लोगों ने कहा कि टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन टैक्स से खेलेगा वो, कैसे खेलेगा? अब जब बात हो रही है, मुझे लग रहा है अगले टॉपिक तक नहीं जा सकते, तो मैं टैक्स वाली बात भी कर लूँ। कंपनी बना के लोग टैक्स और बचाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, कंपनी पे तो टैक्स ज़्यादा पड़ता है। कंपनी पे टैक्स किस चीज़ पे पड़ता है? कंपनी की इनकम के ऊपर। इनकम से मुराद है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कंपनी को प्रॉफिट पे टैक्स पड़ता है। तो सिंगल मेंबर कंपनी का ओनर है मिस्टर शकील। कंपनी कौन है? एसएमसी। ओनर कौन है? शकील। ये शकील कंपनी से सालाना 6 लाख रुपए सैलरी लेता है। 6 लाख सैलरी पे कितना टैक्स बन जाएगा? 6 लाख से स्टार्ट होता है। तो 6 लाख की इनकम टैक्स से बचा ली। अच्छा, फिर क्या होगा? कंपनी मिस्टर शकील को फैसिलिटेट करती है। मिस्टर शकील को ये कहते हैं कि आपने वर्क फ्रॉम होम करना है। तो जब ये घर में काम कर रहे होते हैं, तो जो इनकी बिजली खर्च होती है, जो इनका इंटरनेट का बिल आता है, वो कंपनी पे करती है। कंपनी का एक्सपेंस हो गया। वरना मिस्टर शकील की इनकम होती, वो इनकम में से बिजली का बिल माइनस ना कर पाते। सैलरी में तो आप कुछ एक्सपेंस नहीं वो कर सकते। कहानी से आगे जाती है। कंपनी मिस्टर शकील को कंपनी के ऑफिशियल काम से मुल्क से बाहर भेजती है और 6-7 लाख रुपए लगा देती है। कंपनी लगाती है। कंपनी मिस्टर शकील को लाहौर फिरने के लिए मिस्टर शकील की ज़ाती गाड़ी में कंपनी की तरफ से कंपनी के विजिट्स के लिए पेट्रोल डाल के देती है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कंपनी एक अलग इंसान है, मिस्टर शकील अलग इंसान है। तो रादर के वो पैसे कमाता, उस पर टैक्स देता और फिर अपने खर्चे पूरे करता, वो खर्चे कंपनी के खर्चे बन गए। तो कंपनी की इनकम में से कंपनी के खर्चे माइनस होते चले गए। चलो, ये तो एसएमसी है, प्राइवेट कंपनी में इस तरह से हो सकता है। बंदा खुद सामने ना आए,
बीवी को बना दे सोल प्रोप्राइटर जी एसएमसी का, कि जी एसएमसी में बस यही मेन करता धरता है, या खुद एसएमसी बन जाए और बेगम को एम्प्लॉय काउंट कर दे। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जी ये हमारी कंपनी की एम्प्लॉई हैं और ये एम्प्लॉई जो है बहुत ज़्यादा खर्चा कराती हैं। तो एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए कपड़े दिलाने कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, तो उनको ब्रांडेड कपड़े दिला के देते हैं कंपनी वाले, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंस। वो खातून मोटिवेट होंगी तो कंपनी के लिए ज़्यादा से अच्छा काम करेंगी। वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं नए से नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, जिससे ये वाले भाई की कंपनी अच्छी चले। तो वो अपने सारे ही घर के खर्चे, वो तो मतलब दही शही धनिया वो सब कुछ भी उठा के वो ऑफिशियल खर्चे में डाल देगा। तो लोग करते क्या हैं कि अपने ऊपर एक कंपनी की शनाख्त लेके आते हैं और फिर कंपनी और अपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अदरवाइज़ एक नॉर्मल बंदा अगर इनकम कमाए तो वो अपने खर्चों को, ज़ाती खर्चों को, अब आपने पता नहीं टैक्स कितना पड़ा है, इनएडमिसिबल होते हैं उसके। आप अपने ही बिजनेस से खुद पैसे निकालें, वो बिजनेस का खर्चा नहीं काउंट होगा। आप खर्चा दिखा भी दें तो रिवर्स बैक करना पड़ेगा। आप सैलरी निकाल लें बिजनेस से, आप ज़ाती खर्चा करें बिजनेस से, लेकिन अगर बिजनेस एक अलग कंपनी है और आप एक अलग इंसान है और बिजनेस आपको सैलरी दे रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो अपनी पहले तो उतनी सैलरी लगवाएं जितनी टैक्स एग्जेम्प्ट हो, फिर अपनी बीवी की भी उतनी सैलरी लगवाएं। तो कंपनी बना के तो बड़ा मजाक होता है। तो टैक्स पढ़ने के बाद आपके दिमाग में टैक्स के रूल्स तो आ गए हैं, अब कंपनी हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या होती है। तो फिर आप अपने शैतानी दिमाग प्लस टैक्स की नॉलेज प्लस कंपनी नाउ की नॉलेज जब इसे जोड़ेंगे तो आप आतंकवादी बन जाएंगे। जब ये जोड़ के आप कैफ 2 कैफ 7 से फारिग होके और आप कहेंगे अब मैंने लुट मचा देनी है, तो कैफ 8 में हम आपको बताएंगे एथिक्स कैसे कहते हैं और आपने क्या नहीं करना और क्यों नहीं करना। तो इसलिए ना ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना ICAP का, ये एक बंदे को हर तरह से एजुकेट करने के बाद अल्टीमेटली उसे समझाता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उस दिन आप छुट्टी पे चले जाएंगे, वो सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे, वो चॉइस पे छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो क्या हमें ये सारी तरह की कंपनियां कैटेगरी समझ आई? क्या मुझे किताब में दिखाने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? ये आपको समझ आ गया है? सिर्फ एक पेज पढ़ा है, कितना दुख हो रहा होगा हमें। फिर एक काम करते हैं ना, पिछले सफ़े पे एक टेबल बना हुआ है, ज़रा इसको देख लेते हैं। एक टेबल बना हुआ है जिसको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं, थोड़ा सा आगे है मेरे पास। वो मैंने किसी आगे फालतू दिन के लिए रखा हुआ था, लेकिन अगर आज हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तुम्हें आना होगा दोस्त, होश करो, ठीक है। कंपनी की लॉ या गवर्नेंस क्या है, कंपनी को चलाने का कानून क्या होता है? वो कहते हैं कंपनी को चलाने का जो रेलेवेंट लॉ है वो क्या है? कंपनीज आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय। तो एक कानून जो हमें चलाता है वो क्या है? कंपनीज एक्ट। उसके अलावा वो 2 डॉक्यूमेंट, याद है वो 2 कागज जो हमने डायग्राम पे बनाए थे जो आपने जमा कराने हैं, एक को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी किधर रजिस्टर हुई है, कंपनी का कितना शेयर कैपिटल है। तो अगर एक सफ़े पे मेन बातें देखनी है तो मेमोरेंडम है, मैं इसे कंपनी का शनाख्ती कार्ड कहता हूँ। फिर आर्टिकल होता है, आर्टिकल बाय लॉज हैं जो बताते हैं कि इंटरनल प्रोसीजर्स क्या होंगे कंपनी के। तो अगर आपसे कोई पूछे जी कंपनियां किस कानून को फॉलो करती हैं, तो आप कहेंगे पहले तो कंपनी एक्ट को फॉलो करती हैं, फिर अपने बनाए हुए मेमोरेंडम और अपने बनाए हुए आर्टिकल्स को। इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने इनका शुरू में तस्करा इग्नोर कर दिया था। अब चूंकि दामन में थोड़ी सी गुंजाइश थी वक्त के, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा टेबल एम ही एक टिक लग जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि एक सफ़े से थोड़ा सा ऊपर पढ़ लिया। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला कल इकट्ठे होते हैं। बस एक अनसर्टेनिटी है, आप लोगों ने अपने नंबर्स वगैरह सही से दिए हैं। एक अनसर्टेनिटी है कल के दिन को लेके कि वो जो गवर्नमेंट की डबल नोटिफिकेशन है कल वाला, पहले 9 नवंबर के नाम पे दिन और फिर स्मोक के नाम पे जो 4 दिन है। तो देखते हैं कम से कम शायद एक दिन को कुर्बान करके हम अगले दिन बचा सकें। अगर क्लास फॉर एनी रीज़न नहीं हो सकी तो फिर हम उसको ऑनलाइन किसी तरीके से अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। फिर हम आपको बता देंगे कि वो किस जगह अवेलेबल है। कुछ नहीं तो जो हमारा यूट्यूब का पेज है, SBI का जो यूट्यूब का पेज है, उसमें हमारे जो ये डेली वो चल रहे होते हैं ट्रायल, ये जो शुरू के 6-7 दिन है इसके लेक्चर्स अपलोड हो रहे होते हैं। तो कुछ नहीं हुआ और आप अगर एनरोल नहीं और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने कल शाम जो है ना वो
यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट जो कंपनी लॉगी चल रही है उसको देख लेना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक लेक्चर वहाँ आ चुका होगा अगर कल किसी वजह से क्लास ना हो सके। जी इसीलिए आपसे नंबर लिए हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रायल में हैं, कुछ लोग रजिस्टर हो गए हैं, कुछ के नंबर हमारे पास हैं, कुछ के नहीं हैं। तो आज एक कागज़ आया होगा, उस पर आप लोगों ने अपना नंबर वगैरह सही से दे दिया है, तो हम उस नंबर पे आपको बता देंगे कि हम लोगों ने ऑफिशियल क्या फ़ैसला किया। क्योंकि हो सकता है क्लास से निकलूँ तो पता लगे कि एक दो और कॉलेज की भी खबर मिलेगी जी वो भी ऑफ हो गए। अगर तो सारे ही ऑफ कर रहे हैं डर के मारे, तो फिर हमें भी राइस का एक दिन का ऑफ आया है ना अभी। बताएं, ये तो इंटरेस्टिंग खबर है। 9 से 11 तक स्कैन अबू बकर कैंपस ऑफ का पैक, ठीक है चलें, ये आपने जाते, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दिन ऑफ किया था, तो हम भी ज़रा एक दिन की ही कोशिश कर रहे हैं, एक दिन की कोशिश करके ना देखते हैं ज़रा। हमारी तो अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, इतनी जल्दी हम ठंडे नहीं हो सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली इसी तरह से हम 9 तारीख के करीब पहुंचे थे और कुछ गड़बड़ हो गई थी। उस वक्त का 9 नवंबर और उस वक्त का 9 मई और इस वक्त का 9 नवंबर, ये दोनों रेजोनेट करते हैं। तो उस वक्त भी बड़ा दुख हुआ था कि पोस्ट रिजल्ट जोशो खरोश में शुरू हुआ और अचानक से ठंडे हो गए थे। तो चलें, बहरहाल आपके नंबर हमारे पास मौजूद हैं, हम जो भी फैसला होगा आपको इंशाल्लाह ताला बता देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, आपको टाइम मिल